नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत का। जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि पोल के माध्यम से आप हर खबर पर भाग लेते हैं, हर विषय पर आप वोट करते हैं। जो आप वोट करते हैं वो नतीजा हम आपको दिखाते हैं। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो विषय होने वाले हैं। जल्दी से आपको बताएंगे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। लीजिए, ये आपके सामने फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए कौन से विषय आपके लिए लाए हैं। फिर उगला जहर। पन्नू को एक आदत है, आदत नहीं है, इसको एक बीमारी है कुछ भी अनाप शनाप बकने की, अनाप शनाप बोलने की। और इसने फिर अब ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया, इसने चीन को कैसे उकसाने का प्रयास किया और अरुणाचल को लेकर क्या इसने टिप्पणी कर दी, इसका विश्लेषण करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे पन्नू के नए बयान के बारे में। फिर दंगाइयों को समर्थन, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये खबर बताती है किसके बारे में, कहां पर, कैसे, क्यों, ये सब जानना है तो जनमत में बने रहिए। विस्तार से समझाएंगे कि हुबली राइट्स में क्या हो चुका है नया, किसको माफ किया, किसको छोड़ा गया या फिर केस वापस लिए गए। फिर दुर्गा पूजा अंडर अटैक। आप अगर जाते होंगे पंडालों में आप देखिए कहां से हर जगह से लेकर भाग्यनगर तक, आप देखिए बांग्लादेश से लेकर भाग्यनगर तक, मैं कहूंगा अटैक्स ही अटैक्स हो रहे हैं मां पर। और सोचिए, जो कभी पहले हिंदू भी हुआ करते होंगे वो आज मां के विरुद्ध हैं। और बांग्लादेश में तो एक तस्वीर सामने आई थी कि इस्लामी गाना वो गा रहे थे, इस्लाम की बात कर रहे थे पंडाल में घुस के, जब कहने लगे हम देशभक्ति की बात करेंगे। और अब यही तो मुद्दा है, हिंदू घृणा जारी है। भाई तुम्हें मौका दिया, मंच दिया, बदतमीजी करने के लिए नहीं दिया, बात रखने के लिए दिया। तुम्हारे लिए ये मौका था राष्ट्रभक्ति दिखाने का, लेकिन तुमने केवल अपने मजहब की बात की और इसी से अब बांग्लादेश में आक्रोश का माहौल है। और ये छल ये आपको बताएंगे। और कैसे बांग्लादेश में जो पीएम मोदी ने मां के नाम पर एक मुकुट दिया था उसको चोरी कर दिया गया। शर्मनाक खबर है, ऐसे चोरों के साथ क्या होगा, मां न्याय करेंगी, वो आपको बताएंगे। आपको विस्तार से जानना है, जनमत में बने रहिए। और फिर दिल्ली की अर्थव्यवस्था कैसे घाटे में जा रही है, मुख्यमंत्री नई हैं लेकिन समस्याएं पुरानी हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जरूरी है, ये तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विषय हमने बताए, लेकिन आज जो विषय सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे वो ये है कि थोड़ी ही देर पहले, कुछ समय पहले, पूरे देश की निगाहें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से यह विमान लगातार आसमान में उड़ रहा था, उसको उतरने का मौका नहीं दिया जा रहा था। अगर उसका हाइड्रोलिक ठीक होता तभी वो उस समय उतर पाता। विमान में सवार 141 लोगों के परिवार केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं ना, ये कोई जो नई एम्बुलेंसेज वहां पर खड़ी हैं, ये उस वक्त जब प्लेन हवा में था तो ये स्टैंड बाय पे थी। आप सोचिए, इतनी एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय पे थी। जितना वाहन की गति तेज होती है, दुर्घटना की संभावना उतनी ज्यादा होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। सबसे तेज उड़ता है प्लेन, और उसमें अगर हादसा होता कितने लोग मारे जाते। सब लोग केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से सेफ लैंडिंग हो जाए। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने सुन लिया, क्योंकि भाई नवरात्रों का दिन है, तो मां सब पर भला करती है। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। और ये आपको अच्छी खबर भी बता दूं, हर खबर बुरी नहीं होती। टीवी पर आप न्यूज़ देखते हैं, केवल ब्रेकिंग न्यूज़ में दुखद खबर ही आपको नहीं दिखाते, अच्छी खबरें भी आपको बताई जाती हैं। जहां पर देखिए, अच्छी खबर ये कि ये प्लेन है वो लैंड हो चुका है। दरअसल इस विमान ने शाम 5:40 पर उड़ान भरी थी, जिसके कुछ देर बाद ही इसका हाइड्रोलिक फेल हो गया था। और जानकारी के अनुसार शारजा की ओर जा रहे ये विमान करीब 2 घंटे तक आसमान में उड़ता रहा। इसके बाद पायलट को खराबी का पता चला तो वे उसे वापस त्रिची एयरपोर्ट की ओर ले गया, और फिर उसके बाद ये विमान हवा में चक्कर लगाता रहा। वो मैप भी दिखाएंगे। ये लीजिए, ये मैप है, ये देखिए जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये सर्कल उसका फ्लाइट का ट्रैकिंग आपको हमने दिखाई है। फ्लाइट रेडार के जरिए जो एक लाइव लोकेशन ट्रैक करता है, ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं। लेकिन इस मामले में देखिए, हवा में गोल गोल घूमता रहा।
गोल गोल घूमता रहा और सभी को आशंका थी कुछ दुखद ना हो जाए, लेकिन भगवान को अनहोनी मंजूर नहीं थी और सभी लोग सुरक्षित लैंड कर गए। लेकिन डरना नहीं है, अगर आप डरेंगे तो फिर वहम पालेंगे, वो आवश्यक नहीं। इसी के लिए अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स को आज हमने रखा है स्पेशल आपके लिए। कुछ ही देर पहले खबर आई थी, लेकिन हमने आपके लिए एक पैनल तैयार किया है। होता जी का मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा, एविएशन एक्सपर्ट हैं वो, काफ़ी तजुर्बा है उनको, इस मामले में जानकारी रखते हैं। उनके पास चलेंगे कुछ ही पलों में, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर ये पूरा मामला विस्तार से समझाया जाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि भाई बेली लैंडिंग कराई जाएगी। बेली लैंडिंग कराना कितना खतरनाक हो सकता था, क्या हो सकता था, और कैसे हाइड्रोलिक वापस फंक्शनल हो गया या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी मैं पूछना चाहूंगा। क्या होता जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो क्या आप इस विषय को विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा सकेंगे कि आखिर हुआ क्या था और क्या हो सकता था? धन्यवाद शुभम जी। सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं जी। और साथ में ये आज महानवमी के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से माता रानी ने हम सबको बचा लिया है। बिल्कुल। और आज ये जो फ्लाइट थी ये बोइंग 737 सीरीज का ही है और बोइंग 737 एक बहुत ऑब्सोलीट सीरीज अब हो चुकी है एयर इंडिया में, जिसकी की मेंटेनेंस काफी ज्यादा रहती है। और खास करके ये अमेरिकन बोइंग जो जहाज होते हैं इनमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हर तरह का लगा रहता है, क्योंकि जैसे एक बिजनेस टैक्टिक होता है कि जैसे मारुति ने 800 लाया तो उसके बाद जेन लाया, उसके बाद तो कई ऐसे गाड़ियां होते हैं जिसकी कि आपको पार्ट्स मिलने में दिक्कत होती है, जो कि एक मेंटेनेंस की इशू बन जाती है। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले आपने सुना होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो जाते हुए उनका हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट हो गया एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज डेड। तो आज ये जो हादसा हुआ था, इस हादसे में ये फ्लाइट टेकअप करने के बाद जो इसका हाइड्रोलिक होता है, इसका गियर मतलब जो इसका जो पहिया होता है, तो ये पहिया चेकअप करने के बाद एक निर्दिष्ट दूरी तय करने के बाद और एक निर्दिष्ट अल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद ये क्या होता है कि इसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, ये प्लेन के अंदर ये चला जाता है। लेकिन जब पायलट ने उसका कोशिश किया है तो वो अंदर गया नहीं। जब नहीं जाता है तो उससे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोलिक जो पंप होता है उसमें जो दिया जाता है लुब्रिकेंट वो उसमें अगर सही तरीके से पास नहीं कर रहा हो, या कहीं पर कोई बोल्ट का अगर टाइट हो गया हो, क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ऑपरेट हो रहा है, हर तरफ इस तरह का चीजें होती रहती है। तो जब ये अंदर नहीं जाता है तो पहिया जो है बाहर लटकता रहता है और जो जहाज की जो स्पीड होती है वो कम से कम 450 से 550 नॉट्स के अंदर होती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है। डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो 400 नॉट के अंदर वो ऑपरेट होते हैं। 400 नॉटिकल माइल्स का मतलब है करीबन आपको 600 किलोमीटर प्रति घंटा। हिमांशु जी, एक मुख्य प्रश्न मेरा ये रहा, ये खराबी आई होगी तो हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर क्या कोई एक आम समस्या है ऐसे बड़े विमानों में, या फिर ये भूल चूक माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसा कभी आपने पहले सुना था कि हाइड्रोलिक फेल हुआ है और उसका लैंडिंग गियर जो नहीं खुला है, या केवल लैंडिंग गियर में ही हाइड्रोलिक्स होते हैं, या फिर विमान के कंट्रोल में यानी कि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग उसके कंट्रोल सिस्टम में भी तो हाइड्रोलिक होता है? इस विषय में जरा समझाइए कि बेली लैंडिंग के बारे में तक हमने सुना था कि बेली लैंडिंग की तैयारी हो गई थी, तो क्या वो जो फ्लाइट शुरू होने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर पानी में जहाज लैंड करना पड़े तो वो क्या हाइड्रोलिक फेलियर के लिहाज से वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं? इस मामले को थोड़ा सा इजी बनाते हुए लोगों को, ताकि आसानी से समझ पाए। होता जी, ट्रेनिंग में पायलट को जो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि किसी भी सूरत में अपनी आपा नहीं खोनी है जी, क्योंकि वो एक ऐसे चीज को उड़ा रहे हैं जिसमें वही सबके त्राण करता है, तो उनको बिल्कुल अपनी आपा नहीं खोना है, जो कि इस फ्लाइट में इस हादसे में इसने बहुत बड़ी हेल्प आई है पायलट की, जिसकी सूझबूझ की वजह से। और दूसरी बात जो आपकी जो रही कि हाइड्रोलिक का सिस्टम, यस हाइड्रोलिक का सिस्टम सिर्फ पहियों में नहीं, जो इनका जो एयर ब्रेक्स होते हैं, जब आपने देखा होगा फ्लाइट के जो दोनों तरफ जो पंख होते हैं तो उसके पीछे से प्लेट्स निकलते रहते हैं, तो वो भी एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है।
तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो मैकेनिकल का जो मशीन होते हैं, जहां पर मशीन होते हैं वहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम जो दिया जाता है वो मैकेनिकल का एक पार्ट होता है। और एयरक्राफ्ट में जो एरोडायनामिक सिस्टम होती है, एरोडायनामिक सिस्टम में जो हमारे जो जहाज जो उड़ते रहते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ये दोनों चीज की बहुत ही बड़ी भागीदारी रहती है। और उसमें मैकेनिकल क्योंकि होता है, मैकेनिकल में जैसे आपके पहिया हो गए, आपके जो ब्रेक्स हो गए, आपके लैंडिंग गियर्स के अलावा भी जो आपके रिट्रैक्टेबल आपके कंपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके कार्गो लेने के लिए, वहां पर भी जो है हाइड्रोलिक्स का बंदोबस्त किया जाता है। तो कई जगह पर एक चीज जो पायलट को सिखाया जाता है, और हर एक के साथ एक पायलट 2 होते हैं, उनके साथ एक और भी होते हैं जो कि इन सब के टेक्निकल इशू के ऊपर वो नजर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी फ्लाइट टेकअप करने से पहले इसको उस फ्लाइट का एक पर्टिकुलर फ्लाइट इंजीनियर होते हैं जो उसको रिलीज करते हैं जी। और वो रिलीज करने से पहले पायलट भी खुद जाके पहियों से लेके जो आपके ब्रेक्स होते हैं, एयर ब्रेक्स होते हैं, और चारों तरफ उसको कहते हैं फ्लाइट एक्सटर्नल। तो वो चारों तरफ घूम के सबको हाथ लगा के पायलट उसको चेक करते हैं, फिर वो इंजीनियर को ओके देते हैं, तब जाके इंजीनियर साइन मारता है, तब जाके फ्लाइट टेक ऑफ होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक का सिस्टम, ये हाइड्रोलिक सिस्टम में आना, आप ये बोल सकते हैं कि लाख में 1 लाख फ्लाइट में अगर एक फ्लाइट क्रैश होती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 5000 फ्लाइट में एक फ्लाइट जो होती है उसमें हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा उसको यूसेज हुई हो, बहुत ज्यादा लैंडिंग्स हुई हो, तो और उसमें अगर मैकेनिकली कुछ ना कुछ अगर त्रुटि रह गया हो तो हाइड्रोलिक्स का प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु होता जी, ये स्पेशल आपने समय निकाला हमारे लिए। सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में आपका स्वागत था, और धन्यवाद भी जिस तरीके से आसानी से लेमैन लैंग्वेज में समझाया गया, वो इस खबर को पूरा आसानी से समझाता है दर्शकों को। और दर्शकों, मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि भाई सभी सुरक्षित हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से, और ये लाख में एक बार होने की संभावना होती है। उसमें भी पायलट्स, आपके जितने भी आप प्लेन्स में उड़ रहे हैं, पायलट ट्रेन होते हैं, ट्रेन रहते हैं, और आपको जो सबसे पहले जो एयर हॉस्टेस जो होती है वो डेमो देते हैं, तो उसको हमेशा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसे केसेस में ये जानकारी आपकी जान बचा सकते हैं। और पानी पर भी अगर लैंड करना होता तो वो भी कर लिया जा सकता था, लेकिन आशा करेंगे कभी किसी के जीवन में ऐसा दिन ना आए। आगे बढ़ते हैं, और भी मुख्य खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं जनमत में। आज खबर की अगली जो खबर है उसकी ओर बढ़ते हैं, जहां पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात करेंगे। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू एक बार फिर भारत की अखंडता के खिलाफ गंभीर धमकी दे रहा है। अमेरिका में बसे पन्नू ने एक वीडियो जारी कर भारत के कई राज्यों में अलगाववादी ताकतों को खड़ा करने की बात कह डाली है। उसने 2047 तक भारत को कई टुकड़ों में बांटने का हमेशा की तरह मुंगेरी लाल का सपना फिर से देख लिया है। सोता बहुत है या फिर इसका दिमाग खराब है, जो भी बात हो। जिस वीडियो में आप देखिए, जो वीडियो जारी की है, उस वीडियो में पन्नू ने दावा किया है कि 2047 तक भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और इसका पूरा भूगोल बदल दिया जाएगा। पन्नू ने अपने वीडियो में मुंगेरी लाल के सपने की तरह SFJ का मिशन बताया है, जिसमें पन्नू ने कहा कि SFJ का मिशन 2024 से 47 तक भारत को खत्म करना है। 2047 तक तो भाई ये जिहादियों का भी इरादा रहता है, तो क्या जिहादी और पन्नू एक साथ काम कर रहे हैं? ये तो खुद ही सब खुलासे अपने आप हो जाएंगे। इनका भंडा जो है वो फूट जाएगा, सब कुछ सत्य जो है वो बाहर आने लगेगा। 47 का ही टारगेट क्यों, ये बड़ा प्रश्न है। उसने ये भी कहा कि उसके संगठन द्वारा पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और नागालैंड में भी स्वतंत्रता आंदोलनों को भड़काने की योजना बनाई जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर यहाँ पर जोड़ दिया गया है जहाँ पर अस्थिरता है। तो ये सब कुछ क्या डीप स्टेट करा रहा है? उसने ये भी कहा कि भारत के इन राज्यों में भी आंदोलन शुरू करके भारत संघ को खंडित करने की तैयारी करेंगे। वीडियो में पन्नू ने केवल भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि उसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी समर्थन की अपील कर डाली है।
जिसमें उसने चीनी सेना से कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन का क्षेत्र मानते हुए इसे वापस लेने का समय आ गया है। नींद से जागा इसने ऐसा सोचा और बोल डाला। पन्नू ने दावा किया कि चीन को भारत के खिलाफ अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। अपनी वीडियो में पन्नू ने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। प्रेसिडेंट जिनपिंग, यही समय है अपनी चाइनीज आर्मी को अरुणाचल प्रदेश वापस ले जाने का आदेश दो। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने वीडियो में और क्या कुछ धमकियां दी हैं, आइए आपको सुनाते हैं। Yes, Six for Justice is going to use support and the protection of American and Canadian laws to continue campaign for the independence movements, to balkanize and disintegrate the Union of India. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Mission of Six for Justice. 2024, One India to 2047, None India. Six for Justice is organizing a global Khalistan referendum campaign for the independence of Indian occupied Punjab. Just like the independence movement in Punjab, Six for Justice is now going to support and fuel independence movements in Assam, Nagaland, Manipur and Kashmir to balkanize Union of India. Arunachal Pradesh is the territory of China. President Xi Jinping, now is the time to order Chinese army to take Arunachal Pradesh back. By 2047, the current boundaries and the borders of Union of India will be redrawn, and the current boundaries and the borders will be wiped out from the world map. Yes, Six for Justice is going to use support and the protection of American and Canadian laws to continue campaign for the independence movements, to balkanize and disintegrate the Union of India. Kesari, Khanda, Khalistan, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हिंदुस्तान। 2024, One India, 2047, None India. तो वन इंडिया से नन इंडिया की बात कर रहे हैं कि भाई एक भारत से नो भारत तक की इसकी सोच है। आपको बता दें, प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस लंबे समय से पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। आपको बताएं, इसके लिए एसएफजे ने एक अनौपचारिक वैश्विक जनमत संग्रह की पहल भी शुरू की है, जिसमें वह पंजाब को एक अलग देश बनाने के लिए समर्थन मांग रहा है। हालांकि इस जनमत संग्रह को पंजाब के अंदर कोई समर्थन नहीं मिला। साफ है कि पंजाब के लोग खालिस्तान के विचार को खारिज कर चुके हैं, लेकिन पन्नू और उसके समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब पंजाब में विफल होने के बाद पन्नू जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसी जनमत संग्रह की बात कर रहा है और चीन को भारत पर हमले के लिए उकसा रहा है। वास्तव में पन्नू का ये वीडियो कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन के एक बयान के बाद सामने आया, जिसमें मॉरिसन ने हाल ही में एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान कहा था कि कनाडा भी नीति स्पष्ट है, भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र है और इसकी संप्रभुता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इस बयान से पन्नू भड़क उठा और भारत के खिलाफ जमकर आग उगलने लगा, जहर उगलने लगा। तो आखिर क्या कहा था कनाडा के उस विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने, आइए आपको वो भी बताते हैं। तो देखिए, कनाडा की नीति बहुत साफ स्पष्ट है कि भारत को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए उसकी, और भारत एक बहुत साफ कर दिया गया है कि कनाडा और भारत कई दशकों से साझेदार हैं और भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनता जा रहा है और कनाडा अपनी नीतियों में इसका ध्यान रख रहा है। सितंबर 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन तक दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ और क्या कहा, और दोनों देश एक विदेशी व्यापार समझौते पर भी काम कर रहे थे। हालांकि कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बदलाव हुआ। वो विवाद 41 राजनयिकों के निष्कासन के साथ खत्म हुआ और दोनों देशों के बीच संबंध फिलहाल जटिल स्थिति में है, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते खुल रहे हैं। चलिए, ये आपको खबर बताई हमने खालिस्तानी आतंकी
पन्नू के बारे में। अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो आपसे प्रश्न पूछा था वो आपको बता दें कि भारत कनाडा की करीबी से बौखलाया है क्या पन्नू? 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। बहुमत कहता है हाँ, भारत कनाडा की करीबी से पन्नू बौखला चुका है। अब जनमत में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 2022 में हुए हुबली हिंसा के मामले को कांग्रेसी सरकार ने वापस लेने का निर्णय ले लिया है। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता समेत कई लोग आरोपित बनाए गए थे। उनके ऊपर इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ इकट्ठा करके हुबली पुलिस थाने पर धावा बोलने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप था। उस हिंसा के दौरान न केवल पुलिस स्टेशन और पुलिस वाहनों पर पथराव किया गया था, बल्कि पास के एक हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा इस हिंसा में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। जिस संगीन मामले को अब राज्य की कांग्रेस सरकार वापस ले रही है ताकि अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर सके। हुबली हिंसा की घटना 16 अप्रैल 2022 को हुई थी, जहां भीड़ बेकाबू होने के बाद आपको बता दें इस केस को दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में राज्य में कांग्रेस सरकार आई और इस केस को वापस लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने एक पत्र लिखा। यह पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि केस वापस ले लिया जाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसी अनुरोध के बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दी गई। अब इसी से आप कांग्रेस के वास्तविक अंदाज के बारे में समझ सकते हैं, उसके तरीके के बारे में समझ सकते हैं। वास्तव में कर्नाटक में साल 2022 में हनुमान जयंती के बाद हुबली में एक बवाल हुआ था, जहां इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर पुलिस को निशाना बनाया था और सड़कों पर उपद्रव किया था। बाद में इस मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि भीड़ को उकसाने में एआईएमआईएम नेता मौलाना वसीम शामिल था। उसी ने दरगाह पर उन्मादी भाषण दिया था और पुलिस स्टेशन के बाहर भी भीड़ के साथ वही था। उसके अलावा इस केस में हुबली धारवाड़ नगर निगम पार्षद नजीर अहमद को कर्नाटक पुलिस ने पकड़ा था। वह भी एआईएमआईएम पार्टी नेता था, जिस पर देखिए 16 अप्रैल 2022 को पुलिस थाने पर हुई पत्थरबाजी से भी जुड़े मिलते हैं। वहीं अब कांग्रेस के इसी तुष्टीकरण वाली हरकत पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी आपको बताते हैं। चलिए अब ये देखिए, ये ट्वीट के माध्यम से आपको बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। अमित मालवीय का ट्वीट है यहां पर। देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कानून और पुलिस विभागों के विरोध के बावजूद ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामला वापस ले लिया है। अक्टूबर 2022 में दर्ज किए गए इस मामले में एआईएमआईएम नेता मोहम्मद आरिफ और अन्य शामिल थे, जिन पर मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा था, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और स्टेशन पर धावा बोलने की धमकी दी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखकर मामले को वापस लेने का अनुरोध किया। इसके बाद हुए दंगों और पथराव के दौरान कई पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की देखिए पूरी हरकत के बारे में इनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया था। चलिए, ये हमने आपको ट्वीट दिखाया, देखिए। UAPA, under UAPA, unlawful prevention activity, under UAPA, the case was filed. Whenever the case is filed under UAPA, it is a very serious case. It is normally used against the terrorist-related activity, and then police has filed a complaint, and for almost 2 years, more than 2 years, High Court, Supreme Court denied the bail. Of course, trial court, they all denied the court because it was very serious. Then they changed the lawyer. Government lawyer was changed to get them bail. And initially itself, if you remember, some of the ministers, some of the MLAs of the Congress party, they wrote to the government chief minister and the home minister that cases should be withdrawn. For that, a positive comment was noted on the file and it was sent to the concerned department. As far as I know, the police department and the Ministry of Law of the state government, they have opposed
the withdrawing of the case. In spite of that, they have withdrawn it. That means, in a way, they are supporting Islamic fundamental activities. Congress always stands for divisive politics, appeasement politics, vote bank politics. Time and again they have been exposed, and been very clearly shown how they have been misusing, abusing their power. They have been unreasonable, very unreasonable when it comes to the appeasement. Why they can't apply the similar justice or similar kind of, consideration should be given to all sections of society. There are many Kannada Sanghas, Rakshana Vedike, farmers, even Hindu activists. See, why, when they were trying to, take law into the hand, how can you withdraw a case against the Hubli incident? How can they withdraw? You tell me, how can they withdraw? It is really, really bad on them. They have taken, it is really questionable, and I think it should be turned down. I think immediately the government should withdraw whatever cases the cabinet decision been taken up by this Congress government in the state of Karnataka in the cabinet should be immediately withdrawn, and similar justice, the same law should be applicable to all the Hindu activists, farmers and Kannada activists. चलिए इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं कि चलिए कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन क्या कर रही है, लेकिन चलिए उससे पहले एक और प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ. चलिए ये प्रतिक्रिया बची थी, हमने आपको सुना दी। पोल के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था। कांग्रेस दंगाइयों का समर्थन कर रही है क्या? 90% लोगों ने कहा हाँ, 10% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि जिहादियों के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत है। तो देखिए ये आपसे हमने ये सवाल जो पूछा वो उसका उत्तर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पोल हटाएंगे। चलिए ये मुद्दा हमने आपको बताया, अब आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की और रुख करते हैं। जनमत में अब बात देश भर में जारी दुर्गा पूजा पर अधर्म के हमलों की करते हैं। इन दिनों दुर्गा पूजा बुरी तरह से जिहादियों के निशाने पर है, जहां कभी पंडालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो कभी माता की मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के नीलमथा में मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को उपद्रवियों ने खंडित कर दिया है। माता के 4 हाथों को मशीन से काट दिया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां भारी पुलिस बल को तैनात किया। पुलिस ने लोगों के गुस्से को देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं कुछ ऐसी ही खबर तेलंगाना से भी आई है, जहां भाग्यनगर के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह लगी जब आयोजक पूजा करने पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि गुरुवार रात डांडिया कार्यक्रम होने तक पुलिस वहां मौजूद थी। घटना कितने बजे की है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। भाग्यनगर के खैराताबाद में भी 2 साल पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ने का मामला सामने आया था। तब बुर्का पहनकर 2 महिलाएं पंडाल में घुसी थीं और तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पंडाल में आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने दोनों महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। महिलाओं ने विरोध करने वालों पर भी हमला किया था। इससे पहले 26 अगस्त को भी भाग्यनगर के रक्षापुरम इलाके में कुछ लोगों ने भूलक्ष्मी मंदिर की मूर्ति तोड़ दी थी। वहीं इस घटना पर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुनाएंगे, फिर खबर पे पोल भी आपको बताएंगे। चलिए प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। This is very, very disturbing news. The Bharatiya Janata Party Telangana condemns this kind of act because the festival season is going on. Durga Mata, goddess, we do puja. So many sentiments and attachment is
with that. So we demand the Telangana police and Revanth Reddy's government to take an immediate action that who is responsible for it. We have a benefit of doubt that some people wanted to divert the attention of the people, specifically wanted to create some kind of ruckus and nuisance. This is not at all acceptable. We demand a thorough investigation. The police should act and then put these people behind bars. This is happening earlier also. Earlier also, the same thing happened. We demand a thorough investigation as soon as possible. Entire incident as very uncivilized, uncultured, very, I would say, the way they have behaved it's very communal by its nature. Because it's not that the goddess and the entire festival has been, being celebrated in somebody's house or in front of some chaurastas or anywhere they can have any kind of issue or problems. It's in exhibition grounds. It's a huge bloody ground with so much of place here where no common man can just enter like that without any thought of destroying it or with a thought of doing a puja. So the people who have good intentions have walked into the premises during the Navaratri. They have established Mata Rani. They have been doing pujas. They have been doing havan. Yesterday night there was Garba dance, Dandiya happening here. But the most surprising thing is that between the time of 3 a.m. to 5 a.m., there was some kind of, I would say, there were anti-social elements or anti-religious elements, anti-secular elements. Whoever they were, they have just walked in, barged into the place, broken the hands of Mother Goddess, and smashed everything that was all around. I would just warn them. I would warn them to tell them that by doing this, you only have established that you are bloody not fit to be in this country. Civilized human beings. By doing this, you have proved that you don't deserve to be respected, not even deserve to exist as whoever you are on this earth. And we are not going to keep quiet. We are going to pull you whoever you are out and show you what's your place. Exactly last time they have broken the Mother Goddess. I would only tell them that, which had happened in Rakshapuram, where I have taken up the responsibility of sitting on a dharna. It's this time, let me tell them very clearly that today, police, when we have requested, they've said that please give us 24 hours of time. It's a basic responsibility of a civilized citizen to give 24 hours time. And police have promised us to pull out whoever have done this. And by tomorrow, within 24 hours, if they're not pulling out, then you... चलिए, आपने पूरी खबर यहाँ पर देखी। अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न आपसे पूछा वो आपको बता देते हैं। जिहादियों के खिलाफ कड़े कानून की ज़रूरत है क्या? 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। तो बहुमत ये कहता है कि हाँ, कड़े कानून की ज़रूरत है। इन दंगाइयों का इलाज होना चाहिए। लखनऊ से लेकर भाग्यनगर तक दुर्गा पूजा अंडर अटैक है और जिहाद की जद में नवरात्रि, कहीं प्रतिमा खंडित, कहीं पंडाल में तोड़फोड़, पंडाल में बरसे जिहाद के ये पत्थर। ये सारी कहानियां आज आपके लिए हम लाए थे जनमत में। चलिए, तो खबर पर पोल के माध्यम से आपसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि अगर आप जनमत को आप ट्विटर पर फॉलो, आप सुदर्शन न्यूज को फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो करें और फॉलो करके और आप हर पोल पर आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको हम लाइव यहां पर दिखाएंगे। चलिए, एक हादसा हुआ है जिसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन चलिए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे कैसे एक मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, कहां पर हुआ है। छोटा से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा।